गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा भाग का क्लास करेंगे। और तो कल की कुछ बातों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आपने देखा था कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से दूसरे माध्यम जैसे कांच में जाने पर मुड़ जाती है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आप स्पष्ट देख सकते हैं किरण, आपतित किरण ऊपर से आ रही है। आने वाली किरण बिल्कुल निकलनी चाहिए थी ऐसे सीधी, है ना स्टूडेंट्स, ये सीधी निकल जानी चाहिए, लेकिन ये सीधी नहीं निकलती है। ये क्या हो रही है? आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मुड़ गई है। इसी मुड़ने की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन कल कुछ बच्चों ने जो फिगर बना के पोस्ट किया है तो उसमें थोड़ा शायद समझ की कमी होगी या वे सही से समझ नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, देखिए बिल्कुल सीधा बना दिया है, ऐसे और ऐसे। तो ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। यहाँ तक आया, इसके बाद थोड़ा सा मुड़ जाना चाहिए। और डायरेक्शन भी कुछ बच्चों ने गलत दिया है। डायरेक्शन ऊपर से आ रहा है तो इधर का डायरेक्शन, और फिर नीचे जा रहा है तो ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए, जैसा कि आप फिगर में या चित्र में देख सकते हैं। मैंने कल ये फिगर भी ग्रुप में डाल दिया था। कुछ बच्चों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वे लोग कृपया करेक्ट कर लेंगे अपने फिगर्स को और फिर से ग्रुप में डालेंगे। ऑलराइट, चलिए जहाँ तक कल किए थे हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास स्टूडेंट्स। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न स्थितियों के लिए किरण आरेख खींचे। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, और दूसरा में है जब सघन से विरल माध्यम में जाती है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जैसे विरल माध्यम, कल मैंने बताया था कि हवा जो है एक क्या होती है, विरल माध्यम है, जबकि सघन माध्यम पानी या क्या हो सकता है, कांच हो सकता है। पानी या कांच, ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। तो ये सब आप लोग कल देख चुके थे। तो अब देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ दो केस है, विरल से सघन और सघन से विरल। इसे समझने के लिए और इसे काफ़ी आसानी से समझने के लिए हम लोग कल के लास्ट क्वेश्चन को एक बार फिर देखेंगे। कल का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि प्रकाश का जो है अपवर्तन के बारे में, जो कांच की आयताकार सिल्ली से होकर जा रही थी, है ना स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था। चलिए तो ध्यान देंगे इस वाले फिगर में, और इस फिगर को यदि आप अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे। चलिए ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसे सही फिगर ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एक्चुअल में फिगर था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है। आप देखिए कि ऊपर से आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ बीच में, ऊपर में माध्यम क्या है? ऊपर में माध्यम है हवा। बीच का माध्यम क्या है स्टूडेंट्स? तो बीच का माध्यम आप जान रहे हैं कांच है, और नीचे का माध्यम फिर से क्या है? हवा है। बहुत बढ़िया। तो अब आप समझने का प्रयास करें कि जब हवा कैसा है? विरल। हवा कैसा माध्यम है? विरल। कांच फिर क्या हो जाएगा? सघन, और फिर से हवा क्या हो जाएगा? विरल। तो आप यदि इसमें ध्यान दें तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ खुद वही चीज़ हो रहा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है। पहला बार जो आपतित किरण आ रही है वो हवा से कांच में जा रही है। हवा से कांच में जाने का अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि हवा से कांच में जाने का अर्थ ये है कि ये जो है विरल से कहाँ चल रही है? सघन। तो जो केस यहाँ पर होगा वही केस जो है हमारा पहले क्वेश्चन में भी होगा। दूसरे में देखिए, दूसरे में ये जो है फिर कांच से हवा में आ रही है, कांच से हवा में आ रही है, अर्थात सघन से विरल में जा रही है। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा ये है फिगर है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि अभिलंब कौन है। आप देखिए, पहला आपतित किरण जो आ रही है हवा से कांच में जा रही है, इसे निकलना था ये सीधे, जो आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं, लेकिन वो सीधे नहीं गई बल्कि थोड़ी सी मुड़ गई। आप ये ध्यान दिए कीजिए किस तरफ मुड़ी, अभिलंब की तरफ मुड़ी या फिर अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ी।
तो आप क्लियरली देख सकते हैं जब हवा से कांच में आ रही है तो ये अभिलंब, अभिलंब ये है ना स्टूडेंट, तो ये किरण जो है अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। किरण कहाँ मुड़ गई है? अभिलंब की तरफ। फिर से समझिए, ऊपर में हवा था जो विरल माध्यम है, बीच में कांच है जो सघन माध्यम है। जब जो हमारी किरण है, आपतित किरण हवा से कांच में आ रही है तो वो सीधे नहीं निकली बल्कि अभिलंब की थोड़ी तरफ आ गई है, तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई है, हम लोग ये बात बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए इसमें ध्यान से, जब दूसरा केस, जब सघन से यानी कांच से हवा में आ रही है तब क्या हो रही है? ये हमारे लिए अब के केस में आपतित किरण हुआ और फिर ये निकल रही है तो ये अपवर्तित। आप देखिए, इसको तो जाना था, ये जो किरण आ रही है इसको तो ऐसे सीधे निकल जाना था, लेकिन ये क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर भाग रहा है, अभिलंब से दूर चला जा रहा है। तो आपने देखा कि जब जो है हमारे पास विरल से सघन में जा रहे थे तो अभिलंब के तरफ मुड़ गई, और दूसरा केस में आपने देखा जब जो है सघन से विरल में जा रही थी तो यह अभिलंब से दूर हो गई। तो ये फिगर आप लोग कल ऑलरेडी देख चुके हैं। इस फिगर को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप खुद से बता सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मैं जैसे एक और बात इसमें बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट्स, यदि इसको मैं देखूं तो जैसे ये हमारे एक कांच की जो है सिल्ली हो गई, जो हम लोगों ने कल देखा था, कांच की सिल्ली। अब देखिए, यदि हम लोग इसमें जो है कोई एक आपतित किरण डालते हैं ऊपर से, आपतित किरण, तो ये हमारे लिए क्या हो गई स्टूडेंट्स? आपतित किरण। और अब इस आपतित किरण को जब आ रही है तो ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, कुछ इस प्रकार से मुड़ती है स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं। ये मुड़ गई और फिर से जब ये फिर से यहाँ से बाहर निकलती है तो वो फिर से एक बार और मुड़ जाती है ना। तो आप यहाँ खुद से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि पहले आपतित किरण आई, ये आपतित किरण जो है जो आ रही है वो हवा में आ रही है, फिर दूसरे में कांच में आ रही है, फिर इसमें हवा में आ रही है। अर्थात जब सघन विरल से सघन में जा रही है तो ये जो है अभिलंब की तरफ मुड़ी। और दूसरा केस देखिए स्टूडेंट्स, जब जो है ये सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल, तो ये अभिलंब से दूर जा रही है। तो यही हमारा आंसर भी होगा। बस इसके लिए आपको इसी पूरे चीज़ को ध्यान रखना है, इस फिगर को जो हम लोगों ने कल पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8 पर। और मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे अब क्वेश्चन नंबर पहला पर 9.1 में। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रही होती है तो क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि जब विरल से सघन में आती है, अर्थात हवा से कांच में आती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं कि विरल से जब सघन में आ रही है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि इसमें जो है हमारा जो कोण आई होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर कोण आई आपतन कोण है, और यहाँ जो कोण आर है डेट इज हमारा अपवर्तन कोण। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है? आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कोण आई ऊपर वाला कोण बड़ा है और आर छोटा है। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि कोण आई बड़ा होगा कोण आर से। कब? जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है। आप लोग इसको एकदम अच्छे से रट लेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जा रही है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। देख रहे हैं, अभिलंब की तरफ आ रही है किरण। और अभिलंब की तरफ आने से क्या फ़ायदा है? अभिलंब की तरफ आने से क्या कंडीशन मिलता है? तो कंडीशन ये मिलता है कि कोण आई बड़ा हो जाता है कोण आर से। ऑलराइट, आप लोग फिगर भी बनाएंगे, ठीक से बनाइए और समझ के बनाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यही था कि जब किरण सघन से विरल में जाती है। दूसरा में देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाएगी
तो ऑब्वियस है, यहाँ देख सकते हैं ये अविलंब से क्या हो रही है, दूर भाग रही है, अविलंब से दूर भागती है। तो ये अविलंब से दूर भाग रही है, इसका मतलब हुआ कि ये सघन से कहाँ पर आ रही है, विरल में। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं अब कौन बड़ा हो गया है, अब तो कोण आर बड़ा हो गया ना, आई छोटा है आर बड़ा है, तो सेकंड केस के लिए कोण आई बड़ा होगा, सॉरी कोण आर बड़ा होगा, कोण आई छोटा होगा। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन पर मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम दिया, और टाइम देने का कारण ये है कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं यदि आप इस फिगर को याद रखें। आप यहीं पर फिर से एक बार देखें कि जब हमारा विरल से सघन में आ रहा था तो ये अविलंब की ओर मुड़ा, और जब हमारा सघन से विरल की ओर आ रहा है तो ये अविलंब से दूर जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि प्रकाश की किरण किसी कांच की सिल्ली पर जब लंबवत पड़ रही है तो क्या किरण आरेख होगा। आपने देखा कि प्रकाश की किरण जब तिरछे रूप से पड़ती है, देखिए यहाँ स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने देखा था ये तिरछे रूप बोला है, जब तिरछे रूप से पड़ती है तो वहाँ पर बहुत सारा बात होता है कि एक बार अविलंब की तरफ मुड़ेगी, एक बार अविलंब से दूर जाएगी, ये सब बात। लेकिन जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़े, लंबवत का मतलब सीधे 90 डिग्री के कोण पर पड़े, कोण कितना बनना चाहिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, तो वैसे केस में बिल्कुल भी अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन नहीं होने का मतलब है मुड़ेगा नहीं, मुड़ने को ही ना अपवर्तन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरा फिगर काफ़ी आसान होगा। यदि ये हमारी कांच की सिल्ली है, जब इस पर आपतित किरण बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर आ रही है तो 90 डिग्री में क्या होगा कि यह बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कहीं भी मुड़ा नहीं है, यानी यहाँ कोई भी अपवर्तन की घटना नहीं हुई है। ऑलराइट, ये फिगर बनाएंगे, काफ़ी आसान फिगर है। और नीचे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना विचलन के, विचलन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुड़ना, विचलन का क्या अर्थ है, मुड़ना, तो वह बिना मुड़े यानी बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन को समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा इधर आ जाते हैं और इस स्लाइड्स को देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए स्टूडेंट, इस स्लाइड को अभी आपने समझा था, और इस फिगर में हम लोगों ने बात किया वही फिगर है, कांच की आयताकार सिल्ली वाली फिगर है। तो अब आप देखिए इसमें ये हमारे ऊपर में जो है ये वाली किरण कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण आ रही है और फाइनली जो निकल रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। कुछ स्टूडेंट्स ने फिगर में नाम नहीं लिखा है, कौन सा आपतित है कौन सा अपवर्तित है। मैंने कल ग्रुप में गौर किया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नाम भी क्लियरली लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि आपतित किरण जो आ रही है, जो आपतित किरण आ रही है वो तो निकलना था उसको ऐसे सीधी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी मुड़ गई है। मुड़ने का कारण आप समझ चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो किरण आ रही है वो यदि आगे बढ़ा दें, हम आपतित किरण को यदि आगे बढ़ाएं, डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं, जैसा कि आप फिगर पे देख सकते हैं डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा हुआ है, और अंतिम में जो निर्गत किरण है, जो अंतिम में निकल रही है उसको निर्गत किरण बोलते हैं। तो ये दोनों किरण आपस में समांतर हो जाती है, देख रहे हैं ना, ये वाली डॉटेड लाइन और ये वाली जो है निर्गत किरण आपस में क्या है स्टूडेंट, समांतर है। समांतर समझते हैं, जो एक दूसरे को नहीं काटे, कुछ इस तरीके का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। तो ये दोनों समांतर हो जाती है। इन दोनों के बीच की दूरी, अर्थात आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर ये वाला और जो है निर्गत किरण ये वाला, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन या पार्श्व विस्थापन कहते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे d से दर्शाया गया है, पार्श्विक विस्थापन को यहाँ d से दर्शाया गया है, देखिए ध्यान से। तो आप यहीं पर से सारा इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या डेफिनेशन होना चाहिए, आपतित किरण और निर्गत किरण जो है हमेशा आपस में समांतर होता है,
आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में कैसा चल रहा है स्टूडेंट, समांतर। और इन समांतर, ये जो समांतर होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी दूरी को हम लोग बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। देखिए समझना काफ़ी आसान है, बस आप यदि फिगर समझते हैं तो डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन आपको नोट्स में बताया जा रहा है वही लिखें। आप देखिए यहाँ खुद से लिख सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर होती है और इसके बीच के जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन या पार्श्व विस्थापन। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। देखिए, जब प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली पर पड़ती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं। अभी जैसा आप लोगों ने देखा, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी मतलब दोनों के बीच का दूरी, मतलब लंबिक दूरी, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो जो लंबवत दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ ये फिगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स इनकरेक्ट है, ये सही नहीं बना है। आप लोग इस वाले फिगर पर पॉज करके बना लेंगे। इसमें इतना चीज़ लिखना नहीं है, लेकिन फिगर कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आप आपतित किरण दिखाएंगे और बीच में अपवर्तित किरण, फिर निर्गत किरण, और आपतित किरण को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे तो ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा ये d, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। इस फिगर को ही आप लोगों को बनाना है, लेकिन इसमें इतना चीज़ लिखना नहीं है। आपको आपतित किरण बनाना है, उसके बाद अपवर्तित किरण बनाना है और जो है निर्गत किरण बनाना है, और आपतित किरण को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देना है। ऑलराइट, मैं थोड़ा बहुत फिगर इसमें बता देता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कैसे बनाना है। तो इस फिगर के लिए आपको पहला बात है कि एक हम लोग ये ले लेंगे कांच की आयताकार सिल्ली। इसमें जो है आपको ऊपर से एक लाइन लेना है, ऊपर से एक जो है पहले आपतित किरण लेना है। आपतित किरण के बाद इसको थोड़ा सा बेंडिंग दिखाना है, थोड़ा सा मुड़ गया, मुड़ने के बाद इसको जो है फिर से बाहर निकाल देना है। बाहर निकलने का मतलब हो गया ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण, सॉरी निर्गत किरण। तो अब ये जो निर्गत किरण है, आपका काम है इस लाइन को डॉटेड में आगे बढ़ा देना। इस तरीके से डॉटेड से आगे बढ़ा दीजिएगा और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी यही हमारा पार्श्विक विस्थापन होगा। समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि आपको लगे कि वीडियो तेज़ी से चल रहा है तो आप लोग पॉज करके फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास नेक्स्ट है अपवर्तनांक क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से ध्यान रखेंगे। अपवर्तनांक को इंग्लिश में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में RI भी लिख सकते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो डेफिनेशन इसका काफ़ी आसान है। देखिए, अपवर्तनांक को हम लोग n से दिखाते हैं, या तो n से दिखा सकते हैं या म्यू से दिखा सकते हैं, n या म्यू। ये जो सिंबल है कुछ u के तरह, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। तो क्या होता है पहले इसे देखेंगे। अपवर्तनांक का मतलब होता है शून्य में प्रकाश की चाल को आप किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड अपवर्तनांक। चलिए देखिए यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को जनरली हम लोग n से दिखाते हैं, तो n बराबर c/cm। c क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ जो c है वो शून्य में प्रकाश की चाल है, और आप लोगों ने कल पढ़ा है कि शून्य में प्रकाश की चाल 3.8 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना स्टूडेंट्स, मीटर प्रति सेकंड। ऑलराइट, तो ये बात आप लोग
कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग बगल में लिख लेंगे सी का वैल्यू 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक को या तो n से दिखाएंगे या म्यू से दिखाएंगे, जैसा कि आपको अभी बताया गया। इस तरीके से हम लोग म्यू लिखते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर भी चाल है, नीचे भी चाल है। ऊपर भी मीटर प्रति सेकंड में आएगा और जो है नीचे भी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि कोई भी मात्रक नहीं होता है। यह केवल क्या है स्टूडेंट्स? एक शुद्ध अनुपात है। समझ आ गया होगा। अपवर्तनांक का मतलब हुआ कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात लेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात लेंगे हम लोग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। अब देखिए 13वां में क्या दिया गया स्टूडेंट्स, लिखा है उस पदार्थ का नाम बताए जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आपको मालूम होगा एक पदार्थ है डायमंड या हीरा। हीरा जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। हीरा का चमकने का कारण यदि पूछा जाए कि हीरा सबसे अधिक क्यों चमकता है, तो भी आप यही स्टूडेंट्स देंगे आंसर, क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होने के कारण हीरा काफ़ी चमकीला होता है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। यही बात यहाँ भी लिखी गई है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है या 2.42 होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक होने के कारण ही हीरा चमकता है। और विश्व में जो भी पदार्थ है, जो भी हमारा जो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी पदार्थ है जिसमें प्रकाश आर पार जा सकती है, उन सब का अपवर्तनांक इस हीरे के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी 2.42 से कम होता है। यही मैक्सिमम अपवर्तनांक है अभी तक, और अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण ही हीरा काफ़ी चमकीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु, पानी और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। तो ये चूँकि 3 जीरो के बाद 3 है, 3 टाइम्स जीरो के बाद जो है 3 लिखा हुआ है, तो आप इसको लगभग 1 के इक्वल मान सकते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? 1 होता है। उसी तरीके से देखिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक 1.48 से 1.96 लिखा गया है, और इसको एवरेज में 1.5 लेते हैं। आप लोग बगल में लिख लेंगे कि एवरेज इसका कितना होगा? 1.5। आप सभी में देख सकते हैं सभी अपवर्तनांक जो है किससे कम है? 2.42। जो हीरा का था ना 2.42, उससे हमेशा सभी का कम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा कि जो n होता है अपवर्तनांक, उसका सूत्र होता है C/Cm। ध्यान देंगे, n हमारा अपवर्तनांक है, इसको म्यू भी लिख सकते हैं। C जो है ये प्रकाश की चाल होती है, शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, और Cm, m से मीडियम हुआ या माध्यम हुआ, तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो n बराबर C/Cm होगा। तो आप यहीं से देख सकते हैं, यदि हम लोग C को फ्री करेंगे, यदि C को फ्री करेंगे तो क्या होगा? आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, C बराबर n गुना Cm, यानी कि जो हमारा ये है शून्य में प्रकाश की चाल है, वह n अर्थात अपवर्तनांक का कितना गुना होगा? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यही लिखा गया है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ है कि प्रकाश की चाल यानी C जो होगी, हीरा में प्रकाश की चाल की 2.42 गुनी होगी। हीरा में प्रकाश की चाल का मतलब Cm हो गया, और 2.42 इसका अपवर्तनांक हो गया, तो इतना होना चाहिए। तो आप आसानी से बोल सकते हैं, किसी पदार्थ का यदि अपवर्तनांक आपके पास दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका क्या अर्थ है, तो आप ये बताएंगे कि शून्य में जो प्रकाश की चाल होगी उस माध्यम या माध्यम हीरा है, तो हीरे में प्रकाश की चाल की 2.42 गुनी होगी, जो उसका अपवर्तनांक है।
क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। सवाल दिया गया है, दो पदार्थ है, पदार्थ ए जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। आप समझ सकते हैं कि 1.33 है तो इसका मतलब पदार्थ ए जो है पानी होगा, लेकिन वो यहाँ लिखा नहीं है, आपको बस ये अपने माइंड में रखना है कि पदार्थ ए का अपवर्तनांक 1.33 है अर्थात यह पानी है, और पदार्थ बी का अपवर्तनांक 2.42 है अर्थात यह हीरा है। अभी आपने देखा हीरा का यहाँ अपवर्तनांक 2.42 होता है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, किस पदार्थ में अधिक मुड़ेगी। थोड़ा यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेंगे, किस पदार्थ में प्रकाश अधिक मुड़ेगी। क्या लिखेंगे, किस पदार्थ में प्रकाश अधिक मुड़ेगी। दूसरा सवाल है, कौन सा पदार्थ अधिक सघन है, और तीसरा पदार्थ है, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तो आप लोग स्टूडेंट्स देखेंगे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश जो है ज़्यादा मुड़ती है। सीधी बात ध्यान रखिए, प्रकाश ज़्यादा तभी मुड़ेगी जब उसका अपवर्तनांक अधिक हो। अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश उतना ज़्यादा मुड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बी का अपवर्तनांक अधिक था 2.42, इसलिए बी में प्रकाश जो है अधिक मुड़ेगी। ये वही बात लिखा हुआ है यहाँ स्टूडेंट, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है उसमें प्रकाश अधिक मुड़ेगी अर्थात बी में प्रकाश अधिक मुड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कौन सा पदार्थ अधिक सघन है। तो आप सीधा बात बोल सकते हैं, जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो भी अधिक सघन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बी अधिक सघन है। आप ही सोचिए, पानी और हीरा में कौन ज़्यादा सघन होगा। आसानी से आप बता सकते हैं, पानी तो लिक्विड है, हीरा जो है सॉलिड है, और सॉलिड होने के कारण इसके अणु काफ़ी पास पास होते हैं। इसमें जो भी अणु होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं, जबकि पानी के अणु दूर दूर होते हैं। तो इस कारण से पानी का अपवर्तनांक कम है, यह कम सघन है, जबकि हीरा का अपवर्तनांक अधिक है, यह अधिक सघन है। तो यहाँ भी बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि कौन से पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कौन से पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। आप लोग यदि कल पढ़े होंगे तो सघन और विरल का कॉन्सेप्ट कल ही बताया गया है आप लोगों को, और उसमें आप लोगों को याद होगा कि जिसका जो विरल माध्यम होती है उसमें चाल अधिक होती है, और जो सघन माध्यम होती है उसमें चाल कम होती है। देखिए, पदार्थ ए का अपवर्तनांक 1.33 है, पदार्थ बी का अपवर्तनांक 2.42 है। यदि इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो पदार्थ ए कम सघन है और पदार्थ बी जो है ज़्यादा सघन है। तो इसका मतलब पदार्थ ए में प्रकाश आसानी से जा पाएगा, प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, पदार्थ बी में प्रकाश की चाल मिनिमम होगी, कम होगी। तो यहाँ पूछ रहा है किसमें चाल अधिकतम होगी। तो आप लिख सकते हैं कि जिस विरल पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। यहाँ पर तो ए और बी में ए विरल है ना, ए कम सघन है अर्थात विरल है, तो ए में ही प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। जैसा आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ा था। परावर्तन में 2 नियम हम लोगों ने पढ़ा था, वैसा ही यहाँ भी अपवर्तन में भी ठीक 2 नियम हैं। देखिए, पहला बात, हम लोग जब भी नियम का बात पूछेगा तो हम लोगों का पहला काम है अपवर्तन क्या है इसे एक लाइन में समझा देना। तो अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसके 2 नियम होते हैं। आप यदि थोड़ा याद करें तो परावर्तन में, मैं थोड़ी बात बता देता हूँ, परावर्तन में क्या होता था स्टूडेंट्स। देखिए, परावर्तन में कुछ ऐसी बात थी कि इसमें जो है एक किरण हम लोग यहाँ से लेते थे और फिर यहाँ से जो है ये टकरा के कुछ इस तरीके से वापस चली जाते थे। यहाँ पर कोई मिरर लगा होता था, ये ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है। ये केस हम लोग किसका देख रहे हैं, परावर्तन का। तो अब देखिए इसमें क्या होता था इस परावर्तन में कि
यहाँ पर हम लोग अभिलंब खींचते थे, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब। पहला रूल आपको याद होगा, परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम याद होगा कि आपतन कोण अर्थात कोण आई, परावर्तन कोण अर्थात कोण आर के बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने परावर्तन में 2 नियम पढ़ा था। ठीक ऐसा ही लगभग नियम इसमें भी है हमारा। तो इसको देखेंगे कि अपवर्तन का नियम क्या है। पहले मैं इसे थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अपवर्तन में यही नियम है कि यहाँ पर 3 प्रकार की किरण है। आप देखेंगे, पहला किरण तो आपतित है, दूसरा किरण अपवर्तित है और तीसरा जो है अभिलंब है। तो यहाँ पर भी पहला कॉन्सेप्ट वही होगा, आपतित किरण, परावर्तन में परावर्तित लिखते थे, लेकिन सेकंड में चूँकि यहाँ पर अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा पहला नियम होगा। और दूसरा नियम होता है स्टूडेंट्स साइन का। साइन, ये साइन थीटा, आप लोग साइन का कॉन्सेप्ट जो है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, जिसका फुल फॉर्म SI यानी साइन होता है, शॉर्ट में हम लोग साइन लिखते हैं। सबको याद होगा साइन का वैल्यू होता है P/H। साइन का वैल्यू होता है ना P/H, ये पढ़े हुए हैं। तो साइन किसी कोण का निकलता है। तो सेकंड नियम ये कहता है कि साइन I/साइन R, इसका मान हमेशा कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा अर्थात नियतांक होगा। I क्या है स्टूडेंट्स? तो I आपको पता है अपवर्तन कोण, और R क्या है? सॉरी, I आपतन कोण है और R अपवर्तन कोण है। तो आप बोल सकते हैं आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का जो अनुपात है अर्थात बटा है, वो एक नियतांक होता है या कांस्टेंट होता है। ये दूसरा नियम है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नियम को देख लेते हैं कि इसको राइट कैसे करना है, किस भाषा में लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा बदलती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला नियम स्टूडेंट ध्यान देंगे, वही 3 प्रकार की किरणें, आपतित, अभिलंब और वहाँ परावर्तित होता था, लेकिन यहाँ अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसा परावर्तन में था। दूसरा में देखिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, यहाँ पर विशेष रंग लिखने का ये अर्थ है, आप जानते होंगे कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो किसी भी खास रंग के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये लिखना होगा विशेष रंग के लिए आपतन कोण अर्थात कोण आई का जो साइन होगा, और अपवर्तन कोण अर्थात कोण आर का जो साइन होगा, उन दोनों का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है। और इस नियम के लिए एक स्पेशल नाम भी है स्टूडेंट, स्नेल का नियम। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन I/साइन R बराबर नियतांक या कांस्टेंट। तो आपसे यदि पूछा जाए स्नेल का नियम क्या है, तो आप ऐसा लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम में आप यही बात लिखेंगे, ये पूरा दूसरा नंबर का लाइन जो है इसको पूरा लिखना है। क्या कि प्रकाश के किसी भी विशेष रंग के लिए आपतन कोण अर्थात कोण I का साइन वही ट्रिगोनोमेट्री वाला, और अपवर्तन कोण का साइन यानी कि जो हमारा कोण R है, उन दोनों का जो अनुपात है यानी साइन I/साइन R, अनुपात का मतलब बटा, वो हमेशा एक नियतांक होता है या कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, इसमें फिगर बना लेना है स्टूडेंट्स, वही वाला फिगर जो कल हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था कि आपतित किरण एक से माध्यम 2 में जा रही है, कोई भी माध्यम से किसी भी माध्यम। अभी हम लोगों ने देखा कि विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये वाला फिगर आप लोग इसमें बना लेंगे। लोग यहीं तक रखते हैं। ऑलराइट।